प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भारत की जनजातियों में से कुछ प्रमुख जनजातियों की चर्चा करेंगे, जिसमें गोंड व भील जनजाति की हम बात करेंगे। भारत में अगर जनजातियों की बात करें तो यहाँ 550 से अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं और ये जो जनजातियाँ हैं ये आज भी अपनी जो पारंपरिक विशेषताएं हैं या इनकी जो प्राचीन संस्कृति है उसी को अपनाए हुए हैं, जो आधुनिक सभ्यता से अलग हैं। अर्थात ये जो जनजातियां हैं इनमें खान पान, रहन सहन, भाषा या इनका जो सामाजिक ढांचा है ये आज भी आधुनिक जो सभ्यता है उससे अलग पाया जाता है। भारत में जो जनजातियां हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में और जो वनीय क्षेत्र हैं वहाँ निवास करती हैं। अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो यहाँ कुछ प्रमुख जनजातीय प्रदेश पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी और उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पहाड़ी प्रदेशों में कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें नागा, गारो, खासी, मिजो, डफला। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, उत्तराखंड, हिमाचल में गद्दी, भोटिया, ये सब पर्वतीय जनजातियां हैं जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भागों में निवास करते हैं। भारत के मध्यवर्ती जो प्रदेश हैं जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तो इस पठारी व मैदानी भाग में भी कुछ मुख्य जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें गोंड, संथाल, भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर, उराव, हो, मुंडा, मुरिया, ये कुछ मुख्य जनजातियां हैं जो मध्यवर्ती पठारी प्रदेश में पाई जाती हैं। और भारत में जो सर्वाधिक जनजातियां हैं वो इसी प्रदेश में पाई जाती हैं या निवास करती हैं। तीसरा जो मुख्य प्रदेश है वह है दक्षिणी जो राज्य हैं, जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका के मुख्य क्षेत्र हैं, जहाँ टोडा जनजाति है तमिलनाडु में, नायर केरल में है, मोपाल, लंबाडा और चेंचू जो है ये लंबाडा चेंचू आंध्र प्रदेश में है। तो ये कुछ मुख्य जनजातियां हैं जो दक्षिणी भारत में निवास करती हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं वहाँ भी कुछ जनजातियां देखने को मिलती हैं। उनमें जारवा है, अंडमानी, निकोबारी, सेंटिलीज और ओंग, ये कुछ मुख्य जनजातियां हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। भारत के इसे अगर रेखा चित्र में देखें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं यहाँ कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं। तो एक तो ये क्षेत्र हो गया जिसकी चर्चा भी की, नागा, मिजो, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया, ये मुख्य जनजातियाँ हैं जो इस क्षेत्र में रहती हैं। इसके अलावा सर्वाधिक जो जनजातियाँ हैं वो इस मध्यवर्ती भाग में रहती हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड, राजस्थान, गुजरात है। इसके अलावा दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्र में भी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये भारत के मुख्य 4 जनजातीय प्रदेश हैं जहाँ जो जनजातियां हैं वो निवास करती हैं। संविधान में इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो भारत में 550 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें से जो कुछ मुख्य जनजातियां हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। तो गोंड जनजाति, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। गोंड जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के पठारी भाग। यह जनजाति मुगल शासनकाल और मराठा आक्रमण से पहले इनका
इस क्षेत्र में शासन था जिसे गोंडवाना प्रदेश कहा है। इस जनजाति का जो मुख्य क्षेत्र है जिसमें विंध्याचल, महादेव और सतपुड़ा की ये जो पहाड़ियाँ और पठारी प्रदेश हैं, यहाँ ये निवास करते हैं। बस्तर का जो पठार है जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ इस जनजाति से संबंधित कई उपवर्ग हैं, जैसे मारिया, मुरिया, परजा, भटरा, हबला एवं ढोकर। ये इसी जनजाति से संबंधित हैं। इनकी अगर शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इनका रंग सामान्यतः काला होता है, बाल काले और रूखे से होते हैं और दाढ़ी के ऊपर जो मूंछ हैं उनमें बाल कम पाए जाते हैं, नाक बड़ी और फैली हुई होती है। तो एक तरह से इनकी जो विशेषताएं हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है उससे संबंधित हैं। और मध्य भारत की जितनी भी ये जनजातियां हैं ये सब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित हैं। अगर इनके आर्थिक जीवन या आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें तो गोंड लोग मुख्यतः स्थानांतरणशील कृषि करते हैं, जिसे उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कृषि कहते हैं। तो इनका ये मुख्य कार्य है। इसके अलावा ये मछली पालन का भी कार्य करते हैं, पठारी क्षेत्रों में वनों की उपज भी एकत्रित करते हैं, पशुपालन करते हैं। तो जो मुख्य आर्थिक क्रिया है वो है स्थानांतरणशील कृषि, जिसमें इनके दो वर्ग हैं, एक तो दीपा कृषि और पेंडा कृषि। मतलब दीपा कृषि एक तरह की जूमिंग कृषि है, जिसमें ये जंगलों को साफ करके वहाँ बीज बोकर खेती करते हैं, फिर 2-3 साल बाद में उस स्थान को छोड़ देते हैं और यही प्रक्रिया अन्य स्थान पर दोहराते हैं। तो जो मैदानी भागों में जंगलों को साफ करके कृषि की जाती है उसे दीपा कृषि कहते हैं। जबकि जो पहाड़ी ढलान है वहाँ पे वनों को साफ करके जो कृषि ये करते हैं उसे पेंडा कृषि कहते हैं। तो मैदानी भागों में वनों को साफ करके जो कृषि की जाती है उसे दीपा, और पहाड़ी भागों में जो कृषि करते हैं ये उससे पेंडा। तो ये एक तरह की ये झूमिंग या स्थानांतरणशील कृषि है जो इनकी मुख्य आर्थिक क्रिया है। इसके अलावा ये कृषि के सहायक के रूप में पशुपालन का काम भी करते हैं, जिसमें गाय, बैल इनके मुख्य पशु हैं। और कुछ जो इनके जनजातीय वर्ग हैं उनमें मत्स्य पालन भी किया जाता है। तो ये इनका मुख्य आर्थिक व्यवसाय है, जिसमें कृषि, मछली पालन और पशुपालन है। इनके अगर वस्त्र और आभूषणों की बात करें तो गोंड लोगों की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, ये शरीर पर कुछ गोदना गुदवाती हैं, अर्थात अपने शरीर पर कुछ चित्रकारी करवाती हैं जिसे गोदना या गोदन कहते हैं, जिसमें कई तरह की डिज़ाइन होती है। और प्राय सभी जो पुरुष और महिलाएं हैं वो सूती कपड़े पहनते हैं। स्त्रियां मूंगे व नकली मोतियों से बने आभूषण पहनती हैं। तो ये इनके मुख्य वस्त्र और आभूषण हुए। खान पान और भोजन में ये लोग चावल और मोटे अनाज का उपयोग करते हैं, और गोंड अपने प्राकृतिक पर्यावरण में जो उपलब्ध भोजन है उसी पे लगभग निर्भर होते हैं। ये लोग महुआ के ताज़े फल खाते हैं और उसको सुखाकर रख लेते हैं, जिसे बाद में भी ये खाते हैं। गोंडों की अगर सामाजिक संरचना की बात करें तो इनका समाज है वो पितृ प्रधान होता है। पिता की मृत्यु के बाद जो भी अचल संपत्ति है उसके पुत्रों में बांट दी जाती है, और बेटी को उस संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता।
इन लोगों में जो विवाह है उसके कई प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि सेवा विवाह, विधवा विवाह, हरण, विनिमय विवाह आदि। सेवा विवाह में अगर किसी लड़के को अपने मनपसंद लड़की से शादी करनी है तो उसे उस लड़की के घर में 2 से 5 वर्ष तक कामकाज करना पड़ता है। तो इस प्रथा को गोंड लमसेना, लमजना या लमझाना कहते हैं, जिसमें लड़के को लड़की के पिता के घर में काम करना पड़ता है, उसके बाद में ही उसकी शादी होती है। इनका जो पुरोहित या पुजारी होता है उसे देवार कहते हैं, और बाड़ा जो इनका मुखिया या पटेल होता है उसका घर होता है जो गांव के बीच में होता है। उसी पे जो भी गांव से संबंधित क्रियाकलाप हैं, राजनीतिक या सामाजिक, तो वो पंचायत यही मुखिया के घर होती है। गुरी एक तरह का सामुदायिक भवन है जिसका निर्माण सभी गोंड लोग मिलकर करते हैं। गोतुल इनका युवा गृह होता है जहां अविवाहित युवक और युवतियां रहते हैं, जिनमें इनका आपसी जो परिचय होता है। तो इस तरह इनका ये जो सामाजिक ढांचा है वो काफ़ी परंपरागत है, जो आज भी बना हुआ है। वर्तमान समय में अगर बात करें तो सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं जिनसे इनका जो जीवन है वो आसान बने। तो इनके क्षेत्रों में कई तरह के जो खनिज संसाधन हैं, जहाँ कई तरह के कारखाने हैं, उनमें अभी ये काम करने लगे हैं, जिसमें भिलाई इस्पात कारखाना है या अन्य जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वहाँ ये काम करने लगे हैं, जिससे वहीं पर इनकी कुछ नई बस्तियाँ भी बसी हैं जिनमें अस्पताल, स्कूल, बाज़ार इत्यादि की सुविधाएं हुई हैं। तो वर्तमान समय में ये लोग मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं और इनके जीवन में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो गोंड जो जनजाति है वो मुख्यतः पठारी क्षेत्र में निवास करती है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। धन्यवाद।